नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भारत के बगल के बांग्लादेश में जो तनाव चल रहा है अभी, वो खुद वहाँ की अंतरिम सरकार के लिए बेकाबू है। मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको माइक्रो लेवल क्रेडिट, छोटे छोटे कारोबारी महिलाओं को, छोटे छोटे कारोबारियों को कर्ज देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो अभी सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था जब अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को पलट दिया गया था और शेख हसीना को भागकर हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी थी। तब से करीब 1.25 साल से वो भारत में ही रह रही हैं। उनकी सरकार के खिलाफ वहाँ कट्टरपंथी ताकतों ने, इस्लामिक ताकतों ने एक इतना बड़ा सत्ता पलट किया था कि प्रधानमंत्री निवास में घुस जाना, तोड़फोड़ करना, सभी तरह के काम किए थे। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर निकल पाई थी वहाँ से। तब से यहाँ पर हैं। इस बीच वहाँ की अंतरिम सरकार, जिसके मुख्य सलाहकार तो ठीक ठाक लगते हैं, मोहम्मद यूनुस, दुनिया भर में उनका सम्मान भी है उनकी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर। लेकिन आज बांग्लादेश में जो ताकतें काबिज हैं, जो ताकतें ताकतवर हैं, जो ताकतें लगातार हिंसा कर रही हैं, उन ताकतों के सामने पता नहीं मोहम्मद यूनुस कितना अपनी मर्जी को चला पा रहे हैं कि नहीं, कितनी शांति रख पा रहे हैं कि नहीं। वहाँ लगातार हिंसा चल रही है। वहाँ की एक किस्म की फर्जी अदालती कार्रवाई से शेख हसीना को मौत की सज़ा सुना दी गई कि जब वहाँ प्रदर्शन चल रहे थे शेख हसीना के खिलाफ, छात्रों के, नागरिकों के, तो उन्होंने मिलिट्री को हुक्म दिया था कि लोगों को मारना पड़े तो मार के भी आंदोलन को रोको। ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था इस अदालती सुनवाई में। उसके कोई सबूत नहीं है। ये अदालती कार्रवाई कोई बहुत निष्पक्ष नहीं मानी जा रही है। लेकिन उस देश की आज मौजूदा हालात में जो अदालत है, उसने शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है और भारत सरकार को कहा है बांग्लादेश ने कि शेख हसीना को वापस करो। हमारे यहाँ कानून में उनको सज़ा दी गई है, कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी ज़रूरत है। वो बांग्लादेश की नागरिक हैं, आपने उनको शरण दे के रखा है, वापस करो। आज इस पे बोलने का मौका इसलिए आया है कि कल बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान को जलाकर मार डाला गया, जिंदा जलाकर मार डाला गया। उसके ऊपर तोहमत लगाई गई कि उसने इस्लाम के ईश्वर का अपमान किया है। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान में भी ऐसा ईश निंदा कानून है जैसा बांग्लादेश में अभी इस्तेमाल किया जा रहा है कि धर्म का अगर आप अपमान करते हैं तो आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा कानून है। लेकिन ये पाकिस्तान में भी कई बार हुआ है कि लोगों ने जिसके ऊपर आरोप लगा उसको थाने से, पुलिस से छीन कर बाहर निकाला और पीट पीट कर मार डाला। कुछ उसी तरह की हरकत बांग्लादेश में अभी हुई। बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान को पीटा गया, मारा गया, जिंदा जला दिया गया उसको। और इसको लेके वहाँ आज सत्ता पर जो काबिज पार्टी है बांग्लादेश के राजनीतिक सीन पर, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ की, इस्लामिक पार्टी जमात-ए इस्लामी, उन लोगों ने इसकी निंदा भी की है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम ऐसी इजाज़त नहीं देता, हमारे देश का कानून किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता। जिन्होंने हत्या की है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के जो सलाहकार हैं यूनुस, उन्होंने भी कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हमारे सामने सरकार और वहाँ जो काबिज है जो पार्टी, इन दोनों ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस हिंदू को मारने के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश के साथ तनातनी तो चल ही रही है। तनातनी ऐसे भी चल रही है कि भारत ने पिछले 15-20 सालों में वहाँ पर 15 बरस से शेख हसीना की सरकार थी। और चूंकि शेख हसीना की सरकार के बारे में ये धारणा देश के बाहर भी बनी हुई थी कि ये वहाँ की इस्लामी
कट्टरपंथी ताकतों को काबू में रखे हुए हैं। तो इसलिए भी इनका सम्मान बाहर था कि ये कुछ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रही है, कुछ तानाशाही के भी आरोप लगते थे, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है, गरीबों की स्थिति सुधरी है। वहाँ की जीडीपी, आपको ध्यान होगा अभी 2-3 साल पहले तो एक बार हिंदुस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही थी बांग्लादेश की जीडीपी। तो ऐसे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जब बेचैनी बहुत ज़्यादा फैली, जन आंदोलन ने, जन आक्रोश ने उनकी सरकार को पलट दिया, उनको जान बचा के भागना पड़ा। उसके बाद से इन 1.25 सालों में बांग्लादेश एक अस्थिरता से गुजर रहा है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इन 15 महीनों में, 16 महीनों में बांग्लादेश की सत्तारूढ़ ताकतों ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते गजब की रफ्तार से सुधारे हैं। जबकि बांग्लादेश का निर्माण ही भारत ने इस वजह से करवाया था कि पश्चिम पाकिस्तान में बसी हुई पाकिस्तान की अविभाजित पाकिस्तान की सरकार जो है, वो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पर लोगों के हक छीनती थी, उनको बराबरी का हक नहीं मिलता था। वहाँ की फ़ौज आकर, पश्चिम से आकर पूर्वी पाकिस्तान में फ़ौज जुल्म करती थी, इसलिए भारत ने दखल दी थी। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 71 में, उन्होंने फौजी ताकत का इस्तेमाल करके अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। पाकिस्तान की ताकत बट गई थी 2 जगहों पर। इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा फैसला माना जाता है। कई लोगों को ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा या याद करना कि एक वक्त भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश बनाने के लिए इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा था। क्या कहा था? कुछ दुर्गा का अवतार या ऐसी कोई बात कही थी, आप ढूंढ के पढ़िएगा खुद। तो ऐसे बांग्लादेश के रिश्ते आज अगर पाकिस्तान से बड़े तेजी से सुधर गए हैं, और इस बांग्लादेश में अगर इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें काबिज हो गई हैं, और ये ताकतें दूसरे कट्टरपंथी इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ एक तालमेल से चल रही हैं, दोनों देशों के बीच फौजी तालमेल भी गजब का हो गया है अभी, तो ये फिक्र की बात है। फिक्र की बात इसलिए भी है, मैं पहले इस बात को कह चुका हूँ कि पाकिस्तान चीन की जेब में है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश बहुत ही गहरे संबंध बना चुका है। बांग्लादेश के चीन के साथ अपने रिश्ते भी अच्छे हैं, और कुल मिलाकर भारत के इर्द गिर्द जो है भारत विरोधी ताकतों का एक बड़ा घेरा ये बन गया है, जिसमें पाकिस्तान से शुरू होकर चीन है, चीन के बाद म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सब ताकतें, और उधर श्रीलंका भी चीन की जेब में है। तो ऐसा चीनी नेकलेस, चीनी मोतियों की एक माला ऐसी भारत के इर्द गिर्द हो गई है। ऐसे में, ऐसे माहौल के बीच में एक हिंदू नौजवान को बांग्लादेश में जिंदा जलाकर मार डालना, उसकी एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। जो लोग बांग्लादेश में बसे हैं, जिनको दूसरे देश नहीं जाना पड़ता है, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। किसी भी देश के लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे म्यांमार में सत्तारूढ़ बौद्ध लोगों को इतना जुल्म करते दुनिया ने देखा, वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान लोगों के साथ, लेकिन उन बौद्ध लोगों को बाहर दुनिया में नहीं जाना है, तो वो जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन बांग्लादेश के लोग तो 10 लाख लोग भारत में बसे हुए हैं, 10 लाख लोग, और ज़्यादा होंगे, मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं, करोड़ों लोग भी हो सकते हैं हिंदुस्तान में बांग्लादेश के। और ऐसे में वहाँ से आए हुए लोगों में एक बड़ी संख्या गैर हिंदुओं की है, मुस्लिम हैं उसमें बहुत सारे। तो अगर वहाँ से आए हुए मुस्लिम बांग्लादेशी यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, और एक हिंदू नौजवान को जिंदा जलाकर मारा गया है बांग्लादेश में, तो वहाँ के हिंसक लोगों को ये खतरा समझ में नहीं आ रहा है कि उनके देश के लोग जो दूसरे देशों में बसे हैं, उन पर भी खतरा आ सकता है, उनके खिलाफ भी एक
चिढ़ फैल सकती है, नफ़रत फैल सकती है। मैं ऐसे खतरों को बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं बार बार गिनाता हूँ, दुनिया के किसी देश के लोगों को, किसी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता के लोगों के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन देशों में उन तबकों की बहुतायत है जिनको आप यहाँ मार रहे हैं, और अगर वहाँ पर इसका हिसाब हिंदुस्तान से गए हुए लोगों से चुकता किया जाएगा तो आप तो अपने घर में बैठे रहेंगे किसी की मॉब लिंचिंग करने के बाद। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान से गए हुए हैं दूसरे देशों में, उनको इसके दाम चुकाने पड़ सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप। जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप जो हैं, ये जगह जगह जो हमला करते थे, अमेरिका में न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, दूसरी जगह किया था, उसके बाद कई दुनिया के कई देशों में मुस्लिमों पर हमले हुए। मुस्लिमें तो हुए ही हुए, दाढ़ी और पगड़ी के कारण सिखों पर भी कई जगह हमले हुए थे। उधर के लोग, पश्चिम के लोग फ़र्क नहीं कर पाते थे कि मुसलमान कौन है, सिख कौन है, तो कई सिखों को भी ये हमले झेलने पड़े। तो ये खतरनाक नौबत है ये। जब कभी भी आप अपने देश में, अपनी ज़मीन पर किसी दूसरे देश से आए हुए या उस देश में जिस धर्म के लोग बसे हैं उस धर्म के व्यक्ति को मारते हैं आप, जैसा कि बांग्लादेश में कल किया गया है, या जैसा अलग अलग समय पर दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, उसकी प्रतिक्रिया बहुत खराब होती है। एक देश के भीतर भी खराब होती है। आप अगर मुंबई में यूपी बिहार के लोगों को मारते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया यूपी बिहार में मराठी लोगों के साथ भी हो सकती है। आपको ध्यान है, असम में हिंदी भाषी लोगों को मारा जाता था तो उसकी प्रतिक्रिया असमिया लोगों पर भी हो सकती है। अभी कुछ ही साल तो हुए हैं, कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, वहाँ से उत्तर पूर्व के लोगों को भगा दिया गया था, ट्रेन में भर भर के लोगों को जाना पड़ता था, याद है ना आपको। तो इसके लिए दो देशों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दो प्रदेश भी बहुत रहते हैं एक देश के भीतर के। तो मैं बहुत परेशान हूँ बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू नौजवान को जला के मारा गया है। मैं किसी को उकसाने भड़काने के लिए इस लाइन को बार बार नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक असली खतरा है, एक समस्या है। भारत की सरकार, यहाँ के प्रदेशों की सरकारें अपने लोगों को क्या कहकर समझाएं कि एक हिंदू को वहाँ जिंदा जला के मारा गया है, लेकिन फिर भी हमको इस देश में अमन चैन बना के रखना है। कब तक लोग अमन चैन से रहेंगे, कब तक अपने पर काबू पाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश में जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्होंने शायद विदेश कभी देखा भी नहीं है। हिंदुस्तान के भीतर का भी मैं कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम को, किसी ईसाई को जब मारा जाता है तो जो लोग यहाँ मारते हैं उन्होंने ये देखा हुआ नहीं है कि दूसरे देश क्या होते हैं। वो यहीं के हैं, वो एक कुएं में जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि दूसरे देशों में ज़िंदगी क्या है, वहाँ की संभावनाएं क्या है। हिंदुस्तान के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको क्या तनाव झेलने पड़ते हैं, उन्होंने देखा नहीं है। तो मेरा ऐसा अंदाज है कि हिंसा करने वाले अधिकतर लोग वो रहते हैं जिनको बाकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता। लेकिन किसी भी देश के लोग अगर दूसरे देशों में हैं, अगर नेपाल के लोग हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग दसियों लाख लोग या करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, या हिंदुस्तान के लोग खाड़ी के मुस्लिम देशों में बसे हुए हैं, पश्चिम के ईसाई बहुल देशों में बसे हुए हैं, किसी भी देश के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ज़मीन पर होने वाली हिंसा, उसकी प्रतिक्रिया उनके अपने देश वालों के खिलाफ जा सकती है, अपने धर्म वालों के खिलाफ जा सकती है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिरों पे पिछले साल भर में कई हमले हुए हैं, कई हिंदुओं पे हमले हुए हैं, अभी फिर कल एक हिंदू को जो जलाया गया है, इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। भारत में तो शायद ही कोई बड़े शहर हों जहां कई हजार या दसियों हजार बांग्लादेशी लोग बसे हुए ना हों। भारत की सरकार वैसे भी जिस तरह से जांच कर रही है तो हो सकता है कि बहुत से बांग्लादेशी वापस भेजे जाएं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी अभी नहीं कर रहा हूं। दुनिया के अधिकतर देशों से
अवैध शरणार्थियों को निकालने का चल रहा है अधिकतर देशों से। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा अधिकतर देशों में बन चुका है। तो भारत उससे अछूता रहेगा ये सोचना बेकार है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिन देशों से आए हुए लोग भारत में हैं, आज नेपाल में अगर भारत के लोगों के खिलाफ हिंसा होगी तो नेपाली भी तो यहाँ लाखों या दसियों लाख नेपाली बसे हुए हैं। हर देश को ख्याल रखना चाहिए अपने ज़मीन पर होने वाली हिंसा का। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, विज्ञान का नियम है ये। और हमने देखा है एक व्यक्ति किसी जाति या धर्म का या राष्ट्रीयता का अगर कोई गलत काम करे, हिंसा करे, तो उसके दाम बहुत सारे लोगों को चुकाने पड़ते हैं। एक ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे हमला किया था, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में मुस्लिमों को टारगेट किया गया, और जैसा मैंने अभी कहा सिखों को भी टारगेट किया मुस्लिम होने की गलतफहमी में। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की ताकतें जिस तालमेल के साथ आगे चल रही हैं वो भारत के लिए वैसे भी एक परेशानी की बात है। और भारत ने जिस तरह से शेख हसीना को शरण दे के रखी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ठीक है शरण देना। तो जो शरण दे के रखी है, और उसके पहले 15 साल शेख हसीना की सरकार को भारत का एक अघोषित समर्थन हासिल था वहाँ पे। ये चीज़ आज भारत के खिलाफ जा रही है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जैसी इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई हैं, तो वो तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के खिलाफ हो सकती हैं। तो अभी मेरे पास भारत सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं बांग्लादेश की इन ताकतों को आगाह करना चाहता हूँ, वो अगर सुने मुझको किसी कोने से, तो कि आप किसी दूसरे देश के लोगों को, उस देश के बहुसंख्यक धर्म के लोगों को ऐसा जिंदा मत जलाइए। वरना आपके जो बंधु हैं, बांग्ला बंधु जो बसे हुए हैं दूसरे देशों में, बांग्लादेश से गए हुए लोग, उनके खिलाफ नाराज़गी फैलेगी। मैं इस बात को हिंदुस्तान का एक बड़ा बर्दाश्त मानता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसी हिंसा के मुकाबले कोई हिंसा नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक ज़्यादा गौरवशाली लोकतंत्र है, नहीं होना चाहिए। और पूरी दुनिया के हर देश के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी दूसरे देश के लोगों के खिलाफ, किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ ऐसी हिंसा ना करें जिसकी प्रतिक्रिया उनके अपने देश के लोगों के खिलाफ दूसरे देशों में हो। भारतीय तो सभी जगह बसे हुए हैं। तो बांग्लादेश जो है वो मेरे मन में फ़िक्र पैदा करता है, इसलिए मैं आपके सामने बोलने को खड़ा हुआ हूँ। ईश निंदा के नाम पर, ईश्वर की निंदा के नाम पर जहाँ कहीं हिंसा होती है, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे अफ़गानिस्तान सीरिया में हो, चाहे और किसी देश में हो, वो मेरे मन में बहुत फ़िक्र पैदा करती है। आपको जिसको मारना हो, जैसा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जिस महिला को मारना हो उसको टोनही कह दो और काट डालो। कुछ ऐसा ही दुनिया के कई देशों में, और उसमें तकरीबन तमाम ऐसे देश जो हैं ये मुस्लिम और इस्लामिक देश हैं, जहाँ पर ईश निंदा के नाम पर कि मोहम्मद पैगंबर की निंदा की है या अल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ किया है या कुरान के पन्नों को नुकसान पहुँचाया है, ये कहकर लोगों को मार डाला जाता है। सरकार भी बचा नहीं पाती है उनको। ये नौबत ठीक नहीं है। किसी देश को ऐसी हिंसा नहीं करना चाहिए जिसकी प्रतिक्रिया उसके लोग दूसरे देशों में झेलें। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरी ये बात किसी काम की है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, और हर देश के लोगों को, अपने सरहदी देश जो हैं उनकी घटनाओं पे नज़र रखना चाहिए। भारत के नागरिकों को भी भारत के सरहदी देशों की घटनाओं पर नज़र रखना चाहिए। एक जागरूक नागरिक ही एक बेहतर लोकतंत्र बनाती है। फिर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा। आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है उनके मन में अगर कोई रंज हो किसी के खिलाफ, तो इस नए नज़रिए से भी वो चीज़ों को देख सकें। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दुपहियों पर चलते हैं,
चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें तो हेलमेट लगा कर रखिए, हेलमेट का बेल्ट बांध कर रखिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ ढक्कन की तरह हेलमेट रख लेते हैं। बोलते बोलते मेरा गला सूखने लगता है, इतना मैं हेलमेट की वकालत करता हूँ। मेरे सिर को बचाने के लिए नहीं, मैं तो दोपहिए पर चलता हूँ तो हेलमेट लगा कर चलता हूँ, चाहे साइकिल पर चलूँ। मैं सभी लोगों की फिक्र करता हूँ। सबसे बड़ी संख्या में सड़क हादसों में जो लोग मरते हैं वो दोपहिया वाले लोग रहते हैं। अपनी ज़िंदगी बचा के रखिए, आपके परिवार के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगे ना लगे, बाकी देश के लिए महत्वपूर्ण हो ना हो, परिवार के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए अपने आप को बचा कर रखिए। फिर मिलेंगे।